नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस कार्यक्रम में आज पूरे दिन बिहार में किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा है। किस लिए? दिल्ली में जो सड़कों पर जो किसान बैठे हुए हैं उनके समर्थन में। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनको बिहार के किसानों से सीख लेनी चाहिए और बिहार में हमने क्या व्यवस्था किया है। 2006 में बिहार सरकार ने उस कानून को निरस्त कर दिया था, जिस कानून के सहारे बिहार में एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार धान और गेहूं की खरीदारी करती थी। वो बंद हो गया। बिहार सरकार खुद खरीदने का निर्णय लिया और उस खरीदारी को लेकर क्या अनुभव रहे। हमारे साथ तमाम किसान हैं जिन किसान के सहारे बिहार के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है बिहार के किसान में। पैक्स के माध्यम से हम खरीदारी करते हैं और पैक्स के सहारे ही हम किसानों तक उनका जो वाजिब मूल्य है वो पहुंचा देते हैं। हमारे साथ पैक्स के अध्यक्ष भी हैं, किसान भी हैं, तो हम शुरुआत पैक्स के अध्यक्ष से ही करते हैं। हमें ये बताइए कि सरकार कहती है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है यहाँ पे, वो उस व्यवस्था से दूसरे राज्यों के किसान को सीख लेनी चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर हम सारे किसानों का हम धान की खरीदारी कर लेते हैं पैक्स के माध्यम से। क्या वाकई में बिहार में पैक्स इस स्थिति में है कि किसानों से उस तरह से खरीदारी कर सके? 15 नवंबर से धान खरीदारी का समय रखा जाता है। दिसंबर भी बीत जाता है, जनवरी से धान खरीदारी होता है। किसान भाई जो हैं खून पसीना बहा करके धान उपजाते हैं और बिचौलिया के हाथ बेच देते हैं 1150-1200 के रेट में। पैक्स में 1868 रुपये रेट है, जो पैक्स के रेट से किसान वंचित हो जाते हैं। बहुत सा गरीब किसान है पैसा के अभाव में, शादी ब्याह खेती के अभाव में बिचौलिया के हाथ में 1150-1200 के रेट में बेच देते हैं। आप पैक्स के अध्यक्ष हैं, आपको क्या समस्या है? मतलब मान लीजिए कि जैसे सरकार घोषणा कर दिया कि 23 नवंबर से आप खरीदारी कीजिए। आप अभी हम आपके खलिहान में ही हैं, किसानों के खलिहान में हैं, आप खरीदारी करने के लिए तैयार क्यों नहीं? खरीदारी करने के लिए तैयार हैं तो अफसर लोग हैं जो सीसी अभी तक नहीं करवाए हैं, कोई भी व्यवस्था। हाँ, ये सीसी हम जरा ये समझिए कि सारा कुछ बैंक के माध्यम से होता है। बैंक ही सीसी होता है। उसके बाद हाँ, ये जरा पूरा प्रोसेस बताइए कि कैसे धान खरीदारी करते हैं पैक्स अध्यक्ष? धान खरीदारी करती है बीसीओ के माध्यम से, बैंक में सीसी होती है। सीसी अभी तक के कोई प्रोसेस नहीं होता है, स्टाम्प लगता है। और कोई भी अभी तक के कागज पत्तर के मामले में कोई भी अफसर अभी तक नहीं बताए हैं। सिर्फ बोलते हैं कि बैनर टंगवा दीजिए। बैनर टंगाने से थोड़े धान खरीदेगा। जब तक सीसी नहीं होगा तब तक धान थोड़े खरीदेगा। धान लेंगे किसान को 24 घंटा में पेमेंट करना रहता है। कोई किसान के 1 महीना बीत जाता है, सीसी खाली हो जाता है, किसान के धान हो जाता है ढेर। तो जब चावल देंगे एसएफसी को तब फिर पैसा चावल के जाएगा तो फिर किसान को पेमेंट होता है। और ये पूरे पटना जिला में पैक्स के जो अध्यक्ष हैं इस बार खरीदारी करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमारा बकाया राशि मिलता ही नहीं। कमीशन और मिल चार्जिंग सब बकाया है पूरे पटना जिला का, जो 1 भी रुपया नहीं मिला है किसी को। बोरा का पैसा बकाया है, जो बोले थे कि पीडीएस के दुकान से उठा लीजिए, चाहे अपना पैकेट से खरीद लीजिए। तो पैक्स अध्यक्ष तो बेचारा सब रोड पर आ गया है। अच्छा, ये कितने दिन से आप पैक्स के माध्यम से आपके यहाँ जो काम हो रहा है 2006 से सरकार करे, क्या अनुभव रहा है आप लोगों को? सरकार तो अच्छा व्यवस्था की थी, इस बार खाली थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। हर बार तो ठीक ठाक व्यवस्था था, इस बार किसानों का जरा ये बताइए कि किसान को लेकर जो सरकार दावा करती है, पूरे देश के किसान अभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं कि भाई आप न्यूनतम रेट फिक्स करते हैं लेकिन उस पर खरीदारी नहीं हो रहा है, किसान औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। तो हमारे नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के किसानों से सीख लेना चाहिए और सुशील मोदी कहते हैं कि नहीं, यहाँ के किसान संतुष्ट हैं, उनको हम समय पर पैसा दे देते। क्या वाकई में ये स्थिति है कि जो धान की खरीदारी करने के लिए जो रेट निर्धारण है, हम आपके खलिहान में आए हुए हैं, उस रेट पे आपका धान बिक रहा है? बिक तो रहा है लेकिन मजबूरी में देना पड़ता है बिचौलिया के हाथ में। समय पर पैसा नहीं मिलता, इसके कारण बहुत लोग किसान दे देते हैं औने पौने भाव में। तो सरकार जिस रेट की घोषणा की है, क्या उस रेट पर बिक रहा है आपके खलिहान? आप यहाँ बेचने की स्थिति में है? बिक रहा है? पैक्स के माध्यम से आपका बिक रहा है? हाँ, बिक रहा है, बेच रहे हैं। कितना धान अभी तक बेचे हैं? अभी तो इन साल तो पिटा ही रहा है, तो पिटाएगा तब ना जाएगा। अभी तो खरीदारी नहीं चालू हुआ है। खरीदारी चालू होगा तो जाएंगे, सब लोग पिटाएंगे। देखे नहीं, चारों पट्टे खलिहान लगा हुआ है। चालू नहीं होता तो पीट के बोरा में कस के यहाँ छोड़ देगा, तो उठा के लेके भाग जाएगा। यही कारण है। मतलब
मान लीजिए कि बोरा में ये क्या अनुभव रहा है कि बिहार के किसान का कितना % धान और गेहूं में आप लोग सरकार के जो निर्धारित बताएंगे। जरा आप बताइए इनको, ये भी उसी बीमारी के शिकार है जिस बीमारी के शिकार इनकी सरकार है, सच बोलने से कतरा रहे हैं। जरा आप बताइए समस्या क्या है। समस्या है कि धान खरीदाता है, समय पर पैसा नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा समस्या ये है। अभी पैक्स चालू नहीं हुआ है, धान नहीं ले रहे हैं तो हम लोग पीट नहीं रहे हैं धान को, तब क्या करेंगे? फिर तुम्हें बेचेंगे बिचौलिया के हाथ से कम ही पैसा में। क्या अनुभव रहा है, मतलब इतने दिन से आप किसान हैं, जरा हमें ये बताइए कि जो सरकार की जो व्यवस्था है पैक्स के माध्यम से खरीदारी को लेकर, क्या ये व्यवस्था सही तरीके से चलता है कि हर बार किसानों को इसी तरीके से बिचौलिया के हाथ बेचना पड़ता है? नहीं, पहले ठीक था, इधर गड़बड़ाल है। इस साल पहले खरीदारी पहले से हो जाता था, इस साल नहीं हो रहा है अभी। ये मतलब किस तरीके से आप जैसे जितना धान का उत्पादन करते थे, क्या वो सारा धान पैक्स ले लेता था या फिर आपको मजबूरी में फिर बिचौलिया को बेचना पड़ता था? नहीं, पहले तो आज तक सब बेच देते थे, पैक्से में दे देते थे। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस साल खरीदारी अभी नहीं हो रहा, चलते पिटनी अभी बंद है। पिछले साल आप कितना धान पैक्स को दिए थे? हम तो 75 क्विंटल धान दिए थे। आप किसान हैं? कितना एकड़ खेत है आपका? हम खेती 4 एकड़ में करते हैं। 4 एकड़ में 75 क्विंटल धान कहाँ से ले आए? अब पट्टा पर फिर दूसरा का रहता, अपना 4 एकड़ है। अच्छा, जरा ये बताइए कि आप भी किसान हैं? आप जरा ये बताइए कि जरा इसको बताइए कि ये जो सिस्टम है, जरा हम इस सिस्टम को समझना चाहते हैं कि आप कैसे धान बेचते हैं। धान तो अगले साल बेचे थे 1700 कुछ के अथी में, पैक्स में, समझ गए। अगले साल तो बाढ़ में होवे नहीं किया था, तेरुस के बात है। अगले साल तो होवे नहीं किया था, बाढ़ आ गया था तो तेरुस के बाढ़ में बेचे थे। इन साल तो अभी कोई सूचने न है, फार्म तार्म का कुछ अथी नहीं हो रहा है, तो अभी रेटे नहीं मालूम है, तो क्या कह सकते हैं कि क्या होगा या नहीं होगा। अब नहीं सही ढंग से मिलेगा, हम लोग के जान नहीं बचेगा। घर में कोई स्थिति आवेगा तो जैसे मांगेगा बिचौलिया, उसे तो देना ही पड़ेगा। सरकार के आश्रित हम नहीं है, सरकार लेवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे? हम लोग मरेंगे तो नहीं ना, तो देवे करेंगे। हम लोग किसान इतना न लागित लग रहा है कि अब उन्हें देंगे तो घरों से जाता है लॉस, बिचौलिया के देंगे तो घरों से लॉस जा रहा है। तो इस प्रकार से किसान मरबे करेगा ना कि जिएगा। अब इस पर तो सरकार के अनुभव चाहिए कि कैसे हम क्या करें। उसको चाहिए, जब तेरुस बिका वो भाव में, अब तो हर एक साल सब चीज़ का महंगी बढ़ रहा है, तो इस साल भी हम लोग के चाहिए, कुछ चाहिएगा तब ना। अब खाद ले रहे थे कुछ, पहले मिलता था 50 किलो, अब मिल रहा है 45 किलो, तो वो दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ गया। अब वो सब चीज के लिए बढ़ जा रहा है, हमनी के रेट घटते जा रहा है, तो किसान मरबे न करेगा। यही सब समस्या है। अच्छा, जरा ये बताइए कि अभी पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब के किसान सड़कों पर है, दिल्ली में डेरा डाले हुए, कि आप जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस मूल्य पे खरीदारी करने की आप सुनिश्चित कीजिए। आपको लगता है कि उनका जो मांग है वो मांग सही है, एक किसान के रूप में आप मानते हैं? नहीं, वो रूप में कैसे देंगे? उस रूप में नहीं न देंगे। उस रूप से हमने के कुछ चाहिए, इसलिए कि जैसे सब चीज के महंगाई हो गया, उसलिए हम लोग के भी कुछ महंगाई चाहिए, तब न हमने के इकाई अभी पड़ती खेत है, धान सब ऐसी है, तो बेचबे न करेंगे, मिलबे नहीं करेगा तो लगाएंगे कहाँ से? हमने के सरकारी सर्विस नहीं है, इसी पर हमने आधारित हैं, पैदे फसल पर आधारित हैं, ऐसा मिलबे नहीं करेगा तो हमने के कहाँ से आवेगा? मतलब ये जो सरकार के खरीदने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। जैसे पंजाब हरियाणा में है कि मंडी में लोग जाके किसान बेच देते हैं, बिहार में भी जैसे उस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा? ऐसा तो अगर सही ढंग से मिल जाए तो बढ़िया की बात है, नहीं तो पैक्स में तो सबसे अच्छा है। जैसे पैक्स को ही मजबूत करे सरकार, हाँ, मतलब पैक्स, हाँ, मतलब मजबूत किया जाए। मतलब उस स्थिति में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में चाहते हैं कि और कुछ बदलाव आना चाहिए? आओ बदलाव आना चाहिए, कि आओ बदलाव आना चाहिए ना, उससे आओ बदलाव आना चाहिए।
हर एक साल सब चीज के बदलाव आना है, आ रहा है, तो हम लोग के किसान के भी बदलाव आना चाहिए ना। अच्छा, पहले कैसे खाद और बीज खरीदते थे, अब कैसे खरीद रहे हैं? अभी तो 340 तक के हमने के खाद यूरिया मिल रहा है, बीज मिल रहा है 70 के 80 के ऐसे मिल रहा है किलो गेहूँ। डीएपी या पोटाश? डीएपी मिल रहा है 150 के, पसेरी 30 रुपये किलो, 1500 रुपये बोरा, मतलब 100 रुपये बोरा पड़ रहा है। हाँ। अब मूल्य में कोई बदलाव नहीं आया? मूल्य में कोई बदलाव नहीं है, बाकी स्थिति पर सब चीज के महंगाई है, बाकी हम लोग के कोई अच्छी नहीं है। मतलब किसान के कोई गिनती नहीं है, सरकार के इस पर ध्यान नहीं है कि क्या होना चाहिए ना होना चाहिए, इसलिए हम लोग के कोई बदलाव नहीं है। हम लोग के बदलाव चाहिए ना, हम पे भी बदलाव भाई चाहिए। चलिए, कोई बदलाव नहीं है। और इन चीज़ों को समझने के लिए हम इस गांव के इलाकों से लोगों से समझना चाहते थे कि वाकई में जो सरकार दावा करती है कि हम समर्थन मूल्य पे, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस मूल्य पे भी सरकार खरीद रही है या नहीं खरीद रही है, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम आए थे। ये हालात है कि पटना, मतलब राजधानी के से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है, जिस इलाके में हम आपसे कोई धान के फसल की खरीदारी को लेकर हम खबर दिखा रहे हैं। राजधानी के आसपास के इलाके की ये स्थिति, तो आप सुदूर इलाकों में आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। जबकि धान की खेती की अगर हम बात करें तो इन इलाकों से के अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं, सासाराम का इलाका, चाहे मिथिलांचल का इलाका, उस इलाका में बड़े मात्रा में धान की खेती होती है। तो ये खरीदारी का सिस्टम है, और सरकार जो कहती है कि हम पैक्स के सहारे हम अपना एक अलग मॉडल बिहार ने एक प्रस्तुत किया है देश के सामने में, उस मॉडल की क्या सच्चाई है, ये हम किसान से ऑन द स्पॉट समझना चाहते थे। चलिए इस खास बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि जो सरकार दावा कर रही है, साथ ही सरकार के दावे के सहारे हम इन चीजों को भी समझना चाहते हैं कि बिहार में जो 2006 में कानून में जो बदलाव लाया गया कि अब हम भारत सरकार, जैसे पहले एफसीआई बिहार में खरीदारी करती थी, जैसे पंजाब में खरीदारी करती है, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि नहीं, अब एफसीआई खरीदारी नहीं करेगी, राज्य सरकार की एसएफसी खरीदारी करेगी। और उसी को एक चेन उन्होंने पैक्स का उन्होंने गठन किया, और पैक्स का चुनाव होता है। पैक्स में के वो सदस्य होते हैं जो किसान होते हैं, जिनका जो रसीद पेमेंट करते हैं, मतलब जमीन का मालगुजारी जो देते हैं, वो उसके सदस्य होते हैं। और वोटिंग प्रक्रिया के तहत पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है। और पूरे बिहार में ये पैक्स अध्यक्ष का चुनाव नियमित, जैसे मुखिया का चुनाव होता है, उसी तरीके से चुनाव हो रहा है। उद्देश्य ये बताया गया कि किसानों की भलाई के लिए किसान द्वारा चुनी गई एक ऐसी व्यवस्था हम गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिन व्यवस्थाओं के सहारे हम किसान तक लाभ पहुंचाएंगे। क्या ये बताइए कि आप किसान के प्रतिनिधि के रूप में पैक्स अध्यक्ष हैं, किसान बाकी जो चीजें हैं, जिस तरीके से व्यवस्थाएं, अधिकारी का कितना इसमें लाल फीताशाही चलता है? क्या आप चाहते हैं कि जिससे किसानों को लाभ हो सके, लेकिन अधिकारी उसमें सपोर्ट नहीं करते? अधिकारी चाहता है कि सरकार को बदनामी हो, और अधिकारी ही जो काम 2 दिन में करना चाहिए वो 1 महीना तीर के ले आते हैं। अधिकारी ही पैसा भी रोके हुए हैं, जो एसएफसी डीएम हैं, फोन कर दे हैं तो 1-2 दिन में चल जाएगा, 4 दिन में चल जाएगा। मेरे जैसा पूरा पटना जिला का अध्यक्ष अपना पॉकेट से खर्च कर करके, बोरा कर करके। अच्छा, हमको ये बताइए कि आप कितने दिन से पैक्स अध्यक्ष हैं? दोबारा 6 साल, 6 साल हो रहा, दूसरा जीते हैं, मतलब 12 साल, 6 साल का जो ये अनुभव, 5 साल का जो ये अनुभव रहा, हमें ये बताइए कि अमूमन किसान की ये शिकायत रहता है, और पैक्स अध्यक्ष भी हम लोगों को ये कहते हैं कि पेमेंट करने में जो बैंक के माध्यम से सीसी है, फिर चावल के सारे, एक बार तो पूरा धान घोटाला हो गया पूरे बिहार में, सारा राइस मिल पर एफआईआर दर्ज हो गया, हबे में धान खरीदारी हुआ, हबे में चावल बेचना शुरू हो गया, उसके कारण उस परेशानी हुई। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हो तो किसानों को इसका लाभ मिल सके? बदलाव हो कि पैक्स अध्यक्ष के टारगेट मिलता है 6,000, किसी को 7,000,
उस टारगेट से सीसी नहीं करके पूरा टारगेट सीसी कर दिया जाए तो किसान के पेमेंट में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। 24 घंटा में पेमेंट जाएगा अकाउंट में। मतलब एक पैक्स अध्यक्ष को 6000 क्विंटल 6000 क्विंटल में उसका जो भी रेट फिक्स है, अभी 1868 रुपये फिक्स रेट है, उसका 40% सीसी मिलता है। तो 40% मिलता है तो 40% ही आदमी को न मिलेगा। अच्छा, पैक्स को ये भी परेशानी है कि पहले एफसीआई आपके पास अगर छोड़ देता था तो वो इंटरेस्ट देता था। अभी भी इंटरेस्ट हाँ, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया इंटरेस्ट लग जाता है आपके पास लग जाता है। जो सरकार को देना चाहिए वो पैक्स को उसको वहन करना पड़ रहा है। पैक्स को वहन- ये जो समस्या है ये तो किसानों को ही नुकसान हो रहा है इसका। हाँ, किसान का ही नुकसान होगा। जो बकाया पूरा है और उसमें भी सूद लग रहा है 8% 9%। जो पैक्स अध्यक्ष अपना पॉकेट से देते हैं, जो कमीशन रहता है वो सब सूद में कट जाता है। इतना तक है कि राइस मिल वाला को कभी कभी पैसा अपने पॉकेट से वहन करना पड़ता है कुटाई। ये भी एक समझिए कि ये भी एक भ्रष्टाचार का मॉडल है। जिस मॉडल को आप दूसरे राज्यों के सामने दिखा सकते हैं कि बिहार में किसान को के सहारे किस तरीके से भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब संस्थागत स्वरूप सामने आ रहे हैं। हमारे साथ और कई किसान हैं, जरा हम इनसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जरा ये समझिए कि समस्या क्या है। मान लीजिए कि सरकार कह रही है कि हम तो धान की खरीदारी कर रहे हैं, हम किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मतलब जो सबसे कम कीमत है वो तय होता है, अधिकतम नहीं होता है, न्यूनतम होता है। उस न्यूनतम कीमत पर भी खरीदारी को लेकर राज्य सरकार ये दावा करती है कि हम सब कुछ सही तरीके से किसानों के खलिहान तक पहुंच जाते हैं पैक्स के सहारे। क्या वस्तु स्थिति यही है? पहले आप कैमरा बंद कर दीजिए। हाँ, नहीं कैमरा जो जी, हाँ, आपस में पहले बात करना चाहते हैं। हाँ, हाँ। इस विषय में हम जानते नहीं हैं, उसके बारे में हम आपको क्या राय दें। हर जगह पर जहाँ से आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, पैक्स अध्यक्ष को कुछ दोषी हम जहाँ तक जानते हैं, हम तो जानते हैं कि यहाँ हम लोग खलिहान से माल उठा करके ले जाने के लिए पैक्स अध्यक्ष का काम है। लेकिन सारा खर्च वहन करने के बाद हर जगह पर रंगदारी के रूप में पैसा वसूला जाता है किसान से ही। तो हम जहाँ तक जानते हैं उसी को दोषी मानेंगे ना। हम तो सारा दोषी मानेंगे किसान पैक्स अध्यक्ष को कि हमारा जो धान खलिहान से उठाने का खर्च होता है, जो सरकार देती है, बोरा देती है, वो कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। यहाँ तक कि किसान हम लोग गोदाम तक पहुँचाते हैं, उसका खर्च भी हम खुद वहन करते हैं। तो फिर दूसरा के दोस्त क्या दें हम सर आगे वाला क्या है हम नहीं जानते हैं। हमारा गार्जियन जो है धान का जो क्रय करता है वो किस मुसीबत से जूझ रहा है हमको तो पता नहीं है। लेकिन हमको जो ये पता है कि किसान अध्यक्ष जो पैक्स अध्यक्ष जो है उनका जो सारा खर्च वहन का करने होता है, यहाँ से क्रय करने के लिए खलिहान से जो धान ले आते हैं, तो इसका जो सारा खर्च बोरा में भरने का आता है, बोरा मिलता है किसान को, कुछ नहीं मिलता है। फिर यहाँ से गोदाम तक जाने का खर्च होता है, वो किसान को सरकार पेमेंट करती है, तो वो सब हम लोग को मिलता नहीं है। और उसके बाद जब दे भी देते हैं धान तो उसका पता नहीं कब पैसा आएगा या नहीं आएगा, कुछ मालिक इसका है नहीं। अच्छा, आपका क्या अनुभव रहा है? जब आप पैक्स में जब धान दे दिए तो आपको कितने दिन बाद पैसा मिला? तो पैसा मिलने की बात यहाँ तो आप पहले तो आपके पास पैसा है तो दीजिए, और नहीं है पैसा तो आप धान पैक्स में मत भेजिए। मतलब ये कि आप पैक्स में जो धान भेज रहे हैं उस पैसा से अगर आप कुछ काम करने के सोचे हुए हैं तो उस पैसा से काम आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कितने दिन बाद पेमेंट करते हैं? पेमेंट तो ऐसे लगभग मार्च महीना से पहले पेमेंट होता नहीं है। कभी भी धान हम दिए हैं मार्च महीना से पेमेंट पहले होता नहीं है। और किन्हीं किसान का है कि अभी पिछले साल का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। कोई ऐसा किसान है तो क्या किया जाए बताइए, किसको हम दोषी दें? अगर घर का गार्जियन हमको गार्जियन है, उनसे जब घर नहीं चल रहा है तो हम गांव स्तरीय पर बात क्यों करें? जब गांव स्तरीय के बारे में हम नहीं जान रहे हैं तो फिर हम राज्य स्तरीय बात क्यों करें? अच्छा, जरा हमको ये हम गांव और राज्य को नहीं, हम किसान को जानने आए हैं कि एक किसान के रूप आप किसान कौन? यहाँ से धान कौन ले जाता है? पैक्स अध्यक्ष ले जाते हैं। पैक्स अध्यक्ष क्या आगे के प्रॉब्लम क्या है वो हम तो नहीं जानना चाहते, हम जानते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन हम तो जानते हैं कि इसका मालिक बस पैक्स अध्यक्ष है। देखिए, जरा इन चीजों को समझिए, किसान के दर्द को समझिए और इस दर्द के सहारे जो लाल फीताशाही है और उसके पीछे का जो भ्रष्टाचार है वो भी समझिए। बहुत ही होशियारी से किस तरीके से भ्रष्टाचार को का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन संस्थागत हुआ है, जरा इसको समझिए। जैसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव-गांव में वार्ड सदस्य से लेके मुखिया तक बनाया गया, उसी तरीके के किसानों के लिए पैक्स अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो तंत्र किस तरीके से उस
डेमोक्रेटिक संस्था को, जो आप संवैधानिक संस्था भी कर सकते हैं, उसको कैसे एक भ्रष्ट संस्था के रूप में पब्लिक के सामने में एक्सपोज कर रही है, उसको फैला रही है, जरा वो देखिए। समस्या है कि सरकार समय पर खरीदारी की घोषणा नहीं करती है, जो पैसे देने का जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं नहीं करती है। बिहार के जूट मिल बंद हो गया, बाहर से जो बोरा लाने की बात है उसमें जो घोटालाबाजी है, वो तमाम चीजों का किस पर प्रभाव पड़ रहा है? जो पैक्स अध्यक्ष जिसको किसान चुनते हैं, और किसान का गुस्सा वाजिब है कि क्योंकि वो एक निर्वाचित सदस्य को अपने वोट से पैक्स के अध्यक्ष को चुनते हैं। लेकिन पैक्स अध्यक्ष अगर भ्रष्टाचार करने पर मजबूर है या भ्रष्ट है तो उसमें सिस्टम कहाँ जिम्मेवार है? जरा इन चीजों को भी हम समझाएंगे, लेकिन जरा किसान के दर्द को समझिए, और इसी दर्द के सहारे समझिए जो कहा जा रहा है कि बिहार के विकास मॉडल को आप पूरे देश को अपनाना चाहिए, और पंजाब के किसान जो रोड पे हैं उनको बातचीत करनी चाहिए, बिहार के किसान से बातचीत करनी। हम बिहार के किसान से ही बातचीत करें। तो जैसे मान लीजिए कि अभी धान अभी हम आपके खलिहान में ही हैं, क्या होना चाहिए जिससे किसान को लाभ हो सकता है? होना चाहिए सर, वो तो इसका जो नियम जो है, उस जो नियम इस पर जो लगाया गया है कि पैक्स अध्यक्ष से जो क्रय किया जाता है धान किसान के माध्यम से, पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से जो किसान का धान क्रय किया जाता है, वो नियम खाली जो है कॉपी पर जो लिखा हुआ है उसको फॉलो जो करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो बस टाइम टू टाइम हो जाए बस। मतलब आप चाहते हैं कि पैक्स अध्यक्ष को जिम्मेवारी हो कि हमारे खलिहान में आए, जैसे यहाँ पे हैं, तो जो सरकार का रेट है, अगर सरकार ने ये रेट निर्धारित किया है कि 1875 रुपया में किसान के खलिहान से धान ले जाना है, तो वो किसान को सुनिश्चित हो। सरकार रेट जो भी तय किया हुआ है सर, उसमें कहना है कि जो रेट इसको जो तय कर दिया सरकार, उस रेट में जो इसका नियम है यहाँ खलिहान से पैक्स अध्यक्ष को वहाँ अपना गोदाम तक ले जाने के लिए, बोरा देने के लिए, वो सारा पैक्स अध्यक्ष नहीं करेंगे ना, लेकिन सारा कार्य करते हुए भी यहाँ से जाने के बाद भी सारा खर्च भी किसान करता है, इसको ले भी जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ मिल में जाने के बाद वहाँ भी रंगदारी होता है कि हमको एक ट्रेलर में 2 बोरा चाहिए तब माल उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। अच्छा, उसके बाद भी है वहाँ गया तो साफ भी धान है तो हमको 2 बोरा चाहिए, 4 बोरा चाहिए, ना तो धान अपना ले जाइए। अच्छा, तो ये बताइए, आप क्यों नहीं बोल रहे थे? उस समय से बात हो रही थी तो बोलने में क्यों आप संकोच कर रहे थे? तो मतलब यहाँ बताइए, देखिए वो, हाँ, मतलब अगर 100 मन में 2 बोरा हमरे कट जाता है सर, 100 मन हमहू देते हैं, 2 बोरा हमरो कट जाता है। अच्छा, तीसरे साल 3 बोरा कट गया था। अच्छा, कि खखरी है तो ये चीज है तो वो चीज है, 3 बोरा हमरे कट गया है। मतलब ये क्या काटता है, मतलब क्या कहता है वो? कि खखरी है तो धान में मिट्टी है, जो कि इतना बढ़िया से ओसा के ले जाते हैं पंखा उखा से, तपर भी सब वहाँ कट जाता है। मतलब आप कितना साफ करके ले जाइए उससे कोई मतलब नहीं है, आपका उतना कटना ही कटना ही है। हाँ, मतलब वो बिहार की भाषा में उरंगदारी है। डायरेक्ट उरंगदारी के रूप में वहाँ दिया जाता है, देना है तो उतरेगा, धान नहीं दीजिएगा तो नहीं धान आपका उतरेगा, जाइए जिनसे मिलना है जैसे मिलिए। मतलब किसान को धान जो है सो मिल तक पहुंचाना है, मिल तक पहुंचाना है सर। धान किसान को जो है यहाँ से जहाँ गोडाउन बनाया गया है, हम यहाँ से जब से धान बेच रहे हैं हम, जब से तो हम देखे कि यहाँ से गोडाउन ही वहाँ मिल के पास ही होता है, इसी में राइस मिल चलता है, वहीं पर आप उतारिए। यहाँ तक कि वहाँ जो लेबर का पेमेंट होता है, सारा खर्च करने के बाद 1 रुपया पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद बोरा नहीं मिलेगा, बोरा नहीं मिलने के बाद भी अगर जो बोरा जूट का बोरा है उसका वजन होता है 1 केजी लगभग, लेकिन यहाँ से प्लास्टिक बोरा में हम लोग ले जाते हैं, जूट के बोरा के अभाव में उसका भी वजन वहाँ पर 2 किलो ही मन में लिया जाता है। ये सब रंगदारी न है, क्या कीजिएगा बताइए। हम लोग को जो कहा गया कि बस इतना लगेगा तो लगेगा, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, तो हम लोग और क्या करें? सरकार का रेट है 1850 रुपये, या हम मिल में अगर जनरल बेचते हैं तो कहता है 1300 रुपये, तो हम लोग मजबूर हैं देने के लिए। अभी धान का क्या रेट है? अभी किस रेट है? धान का रेट 1200 साढ़े 1200 रुपये लगाता है जनरल में, यहाँ देते हैं तो। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास बैलेंस है, आप 6 महीना के लिए सक्षम है, मेरे पास 6 महीना हम संभाल लेंगे खेती दूसरा पैसा से, तो आप भेजिए बैग्स में, नहीं तो न रख ले रहिए धान। ज़्यादा अर्जेंट है तो आप ऐसे बाजार में बेचिए। और अगर आप जाते भी हैं तो फिर इस रंगदारी से आपको के दौर से रंगदारी के से दौर से गुजरना पड़ेगा सर, आप उसके लिए तैयार रहिए, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, जरा आप ये बताइए कि जो जिस व्यवस्था के तहत आप लोगों से धान लिया जाता है उसमें क्या सुधार होना चाहिए? जैसे जो बोले कि बोरा काट लेता है, ये कर क्या होना चाहिए? सुधार तो होना चाहिए सर कि किसान को बोरा मिलना चाहिए, समय पे वहाँ पैसा मिलना चाहिए,
और सही समय पे जैसे धान हम लोग लेते गए बेचते गए, हम लोगों को धान वहाँ बिकते जाना चाहिए। ये न कि 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा। किसान तो सबका, किसान का एक खेवा नहीं काम होगा, किसी का आगे किसी का पीछे होगा, उसी तरह से होना चाहिए। इंजीनियर बनाता है, नेता बनाता है, किसान अपने बेटा को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? क्योंकि वो हर परिस्थिति से जूझ चुका होता है सर, उसके दुख के बारे में जानता है कि इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। वो जो दुख से गुजर जाता है, हर कोई चाहता है कि उस दुख से मेरा परिवार न गुजरे, इसीलिए वो चाहता है कि किसान न बने। हर किसान अब गेहूं चावल बेच के बेटा को चाहता है कि बाहर पढ़ावे, बेटा पढ़ के कुछ नौकरी करे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो सर देख रहा है आगे ना कि हम जो दुख से गुजर रहे हैं, वो आगे वाला उस दुख से नहीं गुजर रहा है, हमसे वो सुखी है। उसी सुख के खोज में वो क्या करता है, कोई डॉक्टरों को देखा तो बोला कि नहीं हम भी डॉक्टर बनाएंगे, कोई यार उसी पड़ोसी में कोई बिजनेसमैन है तो बोलेगा कि हम बिजनेसमैन बनाएंगे। लेकिन वो अपना दुख जो देख चुका है, उससे उसको लगता है कंपेरिजन करने के बाद कि वो बहुत सुखी है, इसीलिए वो हमेशा दूसरे का नकल करता है। अच्छा, आने वाले समय में जो बिहार की स्थिति बनती जा रही है, किसान मजदूर की स्थिति सबसे बदतर होती जा रही है लगातार। अब किसान लोग काम भी छोड़ रहे हैं, अब किसानीगिरी छोड़ रहे हैं। मजदूर को मजदूरी ज़्यादा चाहिए, स्वाभाविक तौर पे उन्हें मजदूरी चाहिए। अब वो खेती के लिए जो स्किल मजदूर चाहिए उसकी भी कमी हो गई है, और न यहाँ पे उस तरह का बड़ा मशीनी का व्यवस्था है जो हाइवा या कुछ ये मतलब जिसके सहारे आप धान कटा सकते हैं। ये आने वाले समय में बिहार के किसानों के लिए क्या बड़ी चुनौती है, या क्या होगा आने वाले समय में किस बिहार के किसानों का? आने वाले समय में यहाँ किसान लोग अपना जो है खेती बंद कर देंगे, जो भी होगा वो भी अपना कहीं कोई फैक्ट्री में काम करने लगेंगे, खेती की ओर से अपना हट जाएंगे, यहाँ खेती बंद हो जाएगा। मजदार किसान है सर, वो हट गए, इस लाइन से हट गए, दूसरे चीज में चले गए। कोई बिजनेस किए हुए हैं, अपना जमीन बेच के कोई दुकान किए हुए हैं, कोई फैक्ट्री लगाए हुए हैं। जिसको जितना आती है अपना हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब किसानी लोग छोड़ रहे हैं। किसान धीरे धीरे, हमारे गांव में ही बहुत से आदमी है जो किसानी छोड़ चुके हैं। जो 2-4 हैं वही पट्टा लेके खेती कर, उन्हीं का खेत ले लेके पट्टा करके अपना खेती कर रहे हैं। न तो जो संभव है वो अपना बेच के, जमीन ही बेच के, पैसा तो उतना था नहीं, जमीन ही बेच के दुकान कर लिए, मार्केट बना लिए, उसी से किराया से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसानी करना नहीं चाहते हैं। तो आप सोच लीजिए आने वाले समय में क्या होना है। किसान अब किसानगिरी छोड़ने को मन बना चुका है, लगभग छोड़ भी चुके हैं। जो अट्टा पट्टा करने वाले जो गांव के छोटे किसान हैं या मजदूर हैं, वो भी अब इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अन्नदाता अगर आपको एक एक अन्न के लिए तरसाना शुरू कर दे तो क्या होगा, ये सोच लीजिए। अगर दिल्ली में किसान डेरा डाले हुए हैं तो यहाँ ठीक है, ये दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इनके दर्द को समझिए किस तरीके से इन बातों को उन्होंने बखूबी रखा है कि हर एक किसान उस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार है, जो पूरे देश को खिलाने का दम्भ नहीं भरता है, जो देश को खिला रहा है। आप नारा जरूर लगा रहे हैं जय जवान और जय किसान का, लेकिन उस नारा के सहारे भले इनके के अंदर के भाव को आप संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जवान भी निराश है और किसान भी निराश है। और जिस देश का किसान और जवान निराश हो गया, उस देश का क्या भविष्य होगा, जरा इसकी कल्पना कीजिए। आप न सुरक्षित घर में रह सकते हैं, न आपके थाली में अनाज रह सकता है, और ये दोनों जरूरी है किसी भी देश के लिए। हर थाली में अनाज हो और सेना सरहद पर हमारा सेना का जवान चौकस हो। तो व्यवस्थाएं यहां तक पहुंच चुकी है कि दोनों असंतुष्ट नहीं है, दोनों के साथ हम खेल कर रहे हैं, तो परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको आज पूरे दिन किसान के आंदोलन के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर किसान क्या महसूस करते हैं अपनी खेती को लेकर, यह भी हमने आपको दिखाया कि किसान किस तरीके से छला जा रहा है। चलिए इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त कर देते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।